युद्ध, महायुद्ध, विश्व युद्ध, ईरान की जंग को महायुद्ध कहा गया, लेकिन विश्व के तमाम देश इससे प्रभावित हुए, जिसके 40 दिन चलने के बाद कहा गया कि यह विश्व को बदलने वाला युद्ध हो गया, जहां वर्ल्ड ऑर्डर में हलचल मच गई। जिस ईरान को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से अमेरिका और इजराइल मिलकर पूरी तरह झुकाने चले थे, उसने अमेरिकी सुपर पावर वाली छवि पर पड़ा पर्दा हटा दिया। नेटो देश अमेरिका के साथ नहीं आए, बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश को एक नॉन न्यूक्लियर पावर वाले देश ने टक्कर देकर वर्ल्ड ऑर्डर हिला दिया है। इसीलिए आज समझना है कि विश्व का युद्ध कैसे विश्व को बदलने वाला युद्ध बन गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शनिवार रात फाइटिंग चैंपियनशिप UFC 327 इवेंट में शामिल हुए। ये वही समय था जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दुनिया को ये बता रहे थे कि ईरान से होने वाली बातचीत नाकाम साबित हुई। जिस वक्त ईरान बातचीत की टेबल पर अमेरिकी वर्चस्व को खुलकर चुनौती दे रहा था, 47 साल बाद अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर अपनी बात रख रहा था, तब ट्रंप फाइटिंग चैंपियनशिप में विजेता के साथ हाथ मिलाकर ये जता रहे थे कि ईरान युद्ध में वही विजयी होंगे। लेकिन फिर भी वो ईरान से बात नहीं मनवा पाए। जेडी वेंस को ये कहकर घर लौटना पड़ा कि अमेरिका ने एक प्रस्ताव ईरान के लिए छोड़कर वहां से वापस जा रहा है। इस युद्ध के पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि बातचीत की मेज पर आकर ईरान अमेरिका की शर्तें मानने से इनकार कर देगा। लेकिन ये सब कुछ हुआ तभी तो ईरान युद्ध भले ही घोषित तौर पर विश्व युद्ध ना हो, लेकिन दुनिया को बदलने में ये कामयाब हो गया है। जिससे सवाल उठता है कि फेल हुई वार्ता क्या अब आगे के लिए युद्ध का आखिरी रास्ता होगी? बातचीत फेल, अब फिर बारूदी खेल। मैच के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो जिस तरीके से ट्रंप को मैसेज दिखाते हुए देखे गए, दोनों के चेहरों के भाव ने काफी कुछ बता दिया। अमेरिकियों को एहसास करवा दिया कि अब सुपर वाली हैसियत इतनी प्रभावी नहीं रह गई है कि दूसरे देश अब फौरन तौर पर उसकी बात मान ले। अमेरिकी उपराष्ट्रपति के मुताबिक बातचीत फेल होने की मुख्य वजह ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। अमेरिका ईरान से यह भरोसा चाहता है कि वो कभी परमाणु कार्यक्रम का विकास नहीं करेगा, लेकिन ईरान की तरफ से कोई ठोस वादा नहीं किया गया। वहीं ईरान का कहना है कि अमेरिका के अड़ियल रुख मांग की वजह से ही ये बातचीत टूटी है। No nuclear weapon, number one. You know, I think it's already been regime change, but we never had that as a criteria. No nuclear weapon. That's 99% of it. किसी भी युद्ध का स्पष्ट नतीजा तब निकलता है जब या तो एक पक्ष हार जाए, दूसरा पक्ष जीत जाए, या दोनों को ही लगे कि इस युद्ध को जारी रखने की कीमत और उससे होने वाला नुकसान इस युद्ध से होने वाले किसी भी संभावित फायदे से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका है। फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच 40 दिनों तक चले संघर्ष के बावजूद ये स्थिति नहीं आई है। अमेरिका को लगता है कि वो इस युद्ध में जीता है, मगर समझौते की मेज पर जाने को लेकर उसकी बेताबी इसकी गवाही नहीं देती। वहीं ईरान को लगता है कि अभी वो हारा नहीं है, क्योंकि अमेरिका की सेना के खिलाफ उसके हाथ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ट्रम्प कार्ड मौजूद है। अमेरिका और ईरान के बीच किसी भी मुद्दे पर बात नहीं बनी है। हॉर्मुज पर नियंत्रण को लेकर ईरान अड़ा हुआ है। वहीं परमाणु कार्यक्रम खत्म करने की अमेरिका की मांग ईरान ने खारिज कर दी है। ईरान ने अमेरिका के मिसाइल प्रोग्राम बंद करने की डिमांड पूरी करने से इंकार कर दिया है। वहीं अमेरिका से उस पर लगे प्रतिबंध हटाने और लेबनान में इजराइल के हमले रोकने को कहा गया है। कुल मिलाकर ईरान अमेरिकी दबाव को लेकर बेफिक्र दिखा, जबकि बातचीत के दौरान ट्रंप ने अपनी आदत के मुताबिक जीत वाला सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। लेकिन ईरान पर अमेरिका और ट्रंप की एक भी नहीं चली। बातचीत बेनतीजा खत्म हो गई। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस नाकामी के बाद ट्रंप सरकार के सामने दो मुश्किल रास्ते बचे हैं। पहला, ईरान के साथ लंबी और मुश्किल बातचीत जारी रखना।
दूसरा जंग की शुरुआत फिर से करना। व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने कहा है कि अगला कदम राष्ट्रपति ट्रंप तय करेंगे, लेकिन दोनों ही विकल्प राजनीतिक और रणनीतिक रूप से भारी पड़ सकते हैं। ये स्थिति ईरान अमेरिका के बीच फरवरी के अंत से जिनेवा में हुई बातचीत जैसी लगने लगी है, जो बेनतीजा रही हो। और उसके बाद ट्रंप ने ईरान पर 38 दिन तक मिसाइल और हवाई हमले किए। इन हमलों में ईरान के सैन्य ठिकाने, मिसाइल सिस्टम, हथियार बनाने वाले ठिकानों को निशाना बनाया गया। ट्रंप का मानना है कि इतनी बड़ी सैन्य ताकत दिखाने के बाद ईरान झुक जाएगा, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि वो दबाव में नहीं आएगा। They have no navy. They have no radar. They have no air force. Their leaders are all dead. Khomeini is gone. For many years he ruled. He's gone. With all of that, let's see what happens. But from my standpoint, I don't care. ट्रंप को भी इस बात का कहीं ना कहीं एहसास हो गया है, इसलिए बातचीत के दौरान ट्रंप की तरफ से हर हालात में जीत का दावा किया गया। We win regardless. We've defeated them militarily. Whether we make a deal or not makes no difference to me. And the reason is because we've won. Whether you listen to the fake news or not. ईरान युद्ध को क्यों दुनिया बदलने वाला युद्ध कहा जा रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका का पहली बार युद्ध में अकेले बढ़ना है। ऐसा पहली बार हुआ जब कूटनीतिक तौर पर अमेरिका दुनिया में अलग थलग पड़ा है। ऐसा पहली बार हुआ जब अमेरिका के बार बार मदद मांगने पर भी उसके दोस्तों ने उसे मदद देने से इनकार कर दिया। कोई सहयोगी उसके साथ खड़ा हुआ नजर नहीं आया। पहली बार अमेरिकी शक्ति की हद पता चला कि हवाई हमलों के आगे जमीन पर सैनिक उतारने का जोखिम बड़ बोले ट्रंप भी नहीं लेना चाहते। पहली बार अमेरिकी तकनीक का वर्चस्व टूटा। चीन ने ईरान को तकनीकी मदद देकर अमेरिकी बढ़त पर पाबंदी लगा दी। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही लड़ाई संघर्ष विराम से खत्म हो जाएगी या फिर एक बार फिर से शुरू हो जाएगी, ये सवाल बरकरार है। मगर इतना तय है कि इस लड़ाई ने पश्चिम एशिया के इलाके ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए कई ऐसी बुनियादी चीजें बदल दी हैं जिनका असर दुनिया को लंबे समय तक झेलना होगा। दूसरे विश्व युद्ध से पहले दुनिया बहुध्रुवीय थी, जहां ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान मुख्य शक्तियां थी। युद्ध के बाद ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश आर्थिक और सैनिक रूप से इतने कमजोर हो गए कि दुनिया पर अपना दबदबा खो बैठे। विश्व में केवल दो महाशक्तियां बची, अमेरिका और सोवियत संघ। लेकिन ईरान युद्ध के बाद ये व्यवस्था खत्म हो सकती है। बिना जीत अगर अमेरिका ईरान से बाहर निकल गया तो फिर सिर्फ पश्चिम एशिया ही नहीं, पूरी दुनिया में अमेरिकी दबदबे पर सवाल उठने लगेंगे। ये रीजनल वॉर है। अगर तो जब तक वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा था तो मतलब इट्स ए ग्लोबल वॉर जंग है। तो इसलिए अगर ये ग्लोबल वॉर जंग हो रहा है, आप समझ लो न्यूक्लियर वेपन भी यूज कर सकते तो कोई जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहते हो, अगर ये इस मसला का हल खत्म हो जाएगी, ये तो मतलब साउथ साउथ कोऑपरेशन है और प्रेशर अमेरिकन के ऊपर भी लग गया था और इजराइल के ऊपर भी लग गया था, तो आप समझ लो ये मल्टीपोलरिटी बन जाते, क्योंकि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन जाएगी अगर अमेरिकन में खुद एक्सेप्ट किया था डिफीट हो गया, या अमेरिकन में खुद एक्सेप्ट कर रहा है बाकी लोग है जो इसके साथ ही बराबर में बातचीत करनी चाहिए फॉर सॉल्विंग द इंटरनेशनल प्रॉब्लम, या कोई जंग या कोई कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहा है किसी जगह पे। तो पश्चिम एशिया में चल रहा युद्ध सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा सामान्य युद्ध नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया को बदलने वाला युद्ध साबित हो सकता है। एक ऐसा युद्ध जिसके बाद दुनिया पहले जैसी नहीं होगी। अमेरिका के लिए युद्ध एक बड़ी रणनीतिक परीक्षा बन गया है। एक और पश्चिम एशिया में ईरान इजराइल से जुड़े संघर्ष में सक्रिय रहना होगा। वहीं दूसरी ओर एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना होगा। इस दोहरे दबाव की वजह डोनाल्ड ट्रंप और उनका अहंकार है, जिसने अमेरिका को दुनिया में अकेला और दोस्तों के बीच नापसंद कर दिया है। जब तक वहां पर वो जंग शुरू किया था गाजा की, फलस्तीन के ऊपर भी इजराइल शुरू किया था, अभी तक ये ईरान के ऊपर भी है, ये भी रीजनल जंग है। तो इसलिए हमको ये सोचना चाहते हो आजकल मल्टीपोलर वर्ल्ड में बन रहा जाते और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी हो रहा है, क्योंकि आजकल को बहुत पार्टी से इन्वॉल्व कर रहा है। इस डिस्कशन जो बातचीत हुआ था ईरान और यूएस में, जैसे अरब मुल्क में इजिप्ट, सऊदी अरेबिया और तुर्की में भी हो गया था, और बाकी चीनी और रूसी भी आ गया था सामने, इंडिया भी हो रहा है।
तो इसलिए ये तो बहुत अहमियत है। ये तो सारी दुनिया मतलब ग्लोबल कम्युनिटी मांग रही है जंग खत्म करने के लिए। और फिर भी देख लो, अगर इस जंग खत्म हो जाएगी तो हो सकता है नया वर्ल्ड ऑर्डर बन जाए। तो ईरान युद्ध के बाद अमेरिकी वर्चस्व पहले जैसा नहीं रहेगा, भले ही डोनाल्ड ट्रंप जितना ज्यादा दावे करे। अमेरिका और ईरान की इस जंग ने पश्चिम एशिया को भी हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। खाड़ी देशों को पहले लगता था कि अमेरिकी सैन्य अड्डे होने की वजह से उन पर हमला नहीं होगा, लेकिन ईरान युद्ध ने उन्हें बताया कि वो अमेरिकी मिलिट्री बेस की वजह से ही खतरे में आ गए। सवाल है कि भविष्य में सऊदी, यूएई जैसे देशों के अमेरिका के साथ रिश्ते कैसे रहेंगे। हॉर्मूज पर ईरान का कब्जा बरकरार रहा और उसने टोल चीनी मुद्रा या क्रिप्टो में लिया, तो फिर डॉलर का क्या होगा? The past 37 days, America's armed forces have carried out more than 10,000 combat flights over Iran. वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अगवा करके ट्रंप को लगा कि वो ईरान को भी इसी तरह कुचल देंगे। वेनेजुएला और ईरान के तेल पर कब्जा करके वो चीन की सप्लाई काट देंगे और अरबों डॉलर कमाएंगे। लेकिन 39 दिनों बाद भी जब ट्रंप ईरान को झुकाने में नाकाम रहे तो नौबत बातचीत तक जा पहुंची। लेकिन ट्रंप मानो किसी दूसरी दुनिया में है। सवाल सीधा है, अगर ईरान इतना ही असहाय हो गया है तो फिर अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवा क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच चली 21 घंटे की बातचीत के बावजूद अमेरिका ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोलने के लिए राजी नहीं कर पाया। ये वही समुद्री रास्ता है जो ट्रंप की वजह से बंद हुआ, जिसकी वजह से दुनिया में तेल गैस की कमी हुई, जिसे ईरान ने एटम बम की तरह इस्तेमाल किया और अमेरिकी ताकत पर सवालिया निशान लगा दिया। नौबत यह आ चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मूज का नाम सुनने भर से भड़क जाते हैं। Why do you say that? You don't know anything. Who are you with? Who are you with? NBC News, Julie Surkin. ABC? NBC. Well, that's fake news. Mr. President. Let me just tell you, we win, no matter what. ईरान और अमेरिका के बीच घंटों बातचीत के बावजूद हॉर्मूज खुलवाने पर बात नहीं बनी, जबकि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को ये कहते फिर रहे हैं कि वो जब चाहे तब इसे खुलवा दें। Now we're going to open up the Gulf, with or without them, but that'll be open. We're going to be, or the Strait as they call it, and I think it's going to go pretty quickly. लेकिन ईरान ट्रंप के इन दावों के गुब्बारों को अगले ही पल फोड़ देता है। ईरान का कहना है कि उसे अगली बातचीत को लेकर कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि गेंद अब अमेरिका के पाले में है। ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि हॉर्मूज की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा, मतलब उस पर ईरान का कब्जा बरकरार रहेगा, भले ही ट्रंप जो मर्जी कहें। Now what we do is we'll open up the Strait, even though we don't use it, because we have a lot of other countries in the world that do use it, that are either afraid or weak or cheap. I don't know what it is, but we were not helped by NATO, that I can tell you. डोनाल्ड ट्रंप फंस गए हैं, इससे ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि हॉर्मूज खुलवाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अगर होता तो वो ये काम कब के कर चुके होते, लेकिन ट्रंप अपनी इस चुनौती को सबके सामने कबूल नहीं करना चाहते। इसलिए एक ही बात दोहराते हुए दिखते हैं, चाहे जो हो जाए हॉर्मूज वो खोल कर रहेंगे। No, we're not going to let that. It's international water. If they're doing that, nobody knows if they're doing that, but if they're doing that, we're not going to let that happen. अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में बातचीत बेनतीजा होने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक लेख शेयर किया है, जिसमें ईरान के खिलाफ सख्त कदम की बात कही गई है। इस लेख में सुझाव दिया है कि अगर ईरान अमेरिकी शर्तों को नहीं मानता है तो अमेरिका उस पर समुद्री नाकेबंदी लगा सकता है। इस तरह की नाकेबंदी से ईरान की अर्थव्यवस्था पर बड़ा दबाव पड़ेगा और चीन और भारत जैसे देशों पर भी असर होगा, जो ईरान के तेल पर निर्भर है। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो पहले भी वेनेजुएला के खिलाफ इसी तरह की रणनीति अपना चुके हैं, जिससे वहां की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मूज खुलवा पाएंगे या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या वो आगे जंग लड़ने की हिम्मत करेंगे। ये सवाल इसलिए क्योंकि ट्रंप के लिए जंग का लंबा खींचना सियासी रूप से बहुत हानिकारक होगा और ईरान आसानी से हॉर्मूज नहीं खोलेगा, क्योंकि ट्रंप की वजह से उसके हाथ कमाई का एक बड़ा स्रोत जो लग गया है। सीज़फायर के बावजूद ईरान हॉर्मूज पर पहले जैसे हालात से इनकार कर रहा है।
उसकी योजना $1 प्रति बैरल से लेकर $2 मिलियन प्रति टैंकर चार्ज वसूलने की है। ईरान की योजना हॉर्मुज के जरिए 70 से 80 बिलियन डॉलर कमाई करने की है। सबसे बड़ी बात, ईरान हॉर्मुज से गुजरने के लिए क्रिप्टो में भुगतान लेने की बात कर रहा है, जिससे अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम उसके पैसे को फ्रीज नहीं कर पाएंगे, जैसा भी ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम स्विफ्ट से उसे अलग करके किया गया है। तो एक तरफ ट्रंप धमकी पर धमकी दे रहे हैं। हॉर्मुज खुलवाने को लेकर ट्रंप ने ईरान को सबसे पहले 21 मार्च को धमकाया था और फिर हॉर्मुज नहीं खुला, उल्टा ईरान ने इसे हथियार बना लिया। 158 ships are underwater, undersea. All of their minesweepers and all of their, they call them mine droppers. Can you imagine? A country has 28 mine droppers. You think that's nice? With all of that being said, they're all defeated, by the way. They're all at the bottom of the sea. ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों के लिए नया मैप जारी किया है। ईरान का कहना है कि उसका मकसद जहाजों को समंदर में बिछी बारूदी सुरंगों से बचाना है। इस मैप में उन खतरनाक इलाकों को दिखाया गया है जहां जहाजों का जाना मना है। रिपोर्ट के मुताबिक पहले जहाज ओमान के किनारे के पास से गुजरते थे, लेकिन अब उन्हें ईरान के किनारे के पास से निकलने की सलाह दी गई है। इससे माइन वाले इलाकों से बचा जा सकता है। ईरान ने जहाजों से कहा है कि वो पहले उसके अधिकारियों से संपर्क करें, तभी उन्हें सुरक्षित रास्ता बताया जाएगा। ईरान अब इस रास्ते से गुजरने वाले तेल के जहाजों पर भी नजर रखेगा। हर जहाज को पहले अपने माल यानी कार्गो की पूरी जानकारी देनी होगी, उसके बाद ही आगे जाने की इजाजत मिलेगी। इस युद्ध से भले ही ईरान को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन उसके हाथ हॉर्मुज नाम की वो चाबी लगी है जिससे वो पैसा भी कमा सकता है। जब चाहे तब दुनिया को परेशान कर अमेरिका को दबाव में ला सकता है। तो खाड़ी देश जिस अमेरिका को ईरान से बचाने की गारंटी मानते रहे, वो फेल हो गए। उन्हें पता लग गया कि उनके देशों में बने अमेरिकी सैन्य अड्डों की वजह से वो मुसीबत में पड़े, जबकि वो इन्हें सुरक्षा चक्र मानते थे। नौबत आ चुकी है कि ईरान के ड्रोन से बचने के लिए सऊदी अरब जैसे देश यूक्रेन से समझौता कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि रूस ने हॉर्मुज को ईरान का परमाणु बम बताया। अमेरिका पर तंज कसते हुए रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान ने अपने परमाणु हथियार का परीक्षण पहले ही कर लिया है और इसका नाम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। पश्चिम एशिया की इस जंग ने यह भी साफ कर दिया है कि युद्ध का चेहरा, रणनीति, पावर गेम अब बदल चुके हैं। अब केवल भारी भरकम सैन्य बजट, अत्याधुनिक पीढ़ी के फाइटर जेट्स, कई गुना ज्यादा सैनिकों की फौज या सबसे सुरक्षित मिसाइल डिफेंस सिस्टम से जीत नहीं मिलती, क्योंकि कम लागत वाले ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेटवर्क आधारित सिस्टम के साथ प्रॉक्सी वॉर ने युद्ध को घातक बना दिया है। जहां वर्षों से भंडार किए गए हथियार हफ्तों में खत्म हो जाते हैं, इसीलिए जिसके पास जितनी जल्दी हथियार बनाने के संसाधन होंगे, युद्ध में वही टिक पाएगा। वो दौर चला गया जब किसी देश पर हमला करने के लिए सैनिकों की टुकड़ी भेजी जाती थी, बंदूकों और तोपों से जंग होती थी, बड़ी तादाद में सैनिक आमने सामने हुआ करते थे। आज के समय में जंग मिसाइल, फाइटर जेट और ड्रोन से लड़ी जाती है। पाकिस्तान पर चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने ये देख लिया था। ईरान युद्ध में भी दुनिया ने देख लिया कि दुश्मन पर लड़ाकू विमान, मिसाइल और ड्रोन से ही सबसे ज्यादा वार होते हैं। ईरान का शाही ड्रोन जंग की तस्वीर बदल चुका है। खाड़ी देशों को दहलाने से पहले यूक्रेन इसका शिकार हो चुका है। ईरान के इस खतरनाक आविष्कार ने रूस को इसका मुरीद बना दिया। हाल के सालों में किसी भी सैन्य तकनीक ने युद्ध को इतना नाट्य रूप से नहीं बदला होगा जितना ड्रोन ने बदला है। सबसे ज्यादा ड्रोन ने अमेरिका को चौंकाया है, जिसे ईरान की इस ताकत का अंदाजा भी नहीं था। So they hit Qatar, Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait. Nobody expected that. We were shocked. Are you surprised that nobody briefed you ahead of time that that might be their retaliation? Nobody, no. The greatest experts, nobody thought they were going to hit. They were, I wouldn't say friendly countries. They were like neutral. They lived with them for years. दुनिया ने देखा कि कैसे खाड़ी देशों में ईरान के सस्ते ड्रोन के खिलाफ अमेरिका और उसके सहयोगी दोस्तों के महंगी और मुश्किल से बनने वाली अमेरिकी इंटरसेप्टर मिसाइलों का इस्तेमाल करना पड़ा। हालत तो ये हो गई कि जंग में ड्रोन की अहमियत को देखते हुए पूछा जा रहा है कि क्या भविष्य की जंग में ताकत से ज्यादा तकनीक की जीत
तय मानी जाएगी, क्योंकि अगर ताकत की बात होती तो फिर अमेरिका जैसी महाशक्ति इजराइल के साथ मिलकर ईरान को कब का कुचल चुका होता। लेकिन ईरान की तैयारियों ने अमेरिका को बातचीत की टेबल पर आने के लिए मजबूर कर दिया, इतनी शक्ति दी जिसके दम पर अमेरिका भी दबाव में आ गया। ईरान ने बता दिया कि युद्ध का चेहरा अब तेजी से बदल चुका है। अब तकनीक, डेटा और सस्ते हथियारों ने अपनी जगह बना ली है। कम लागत वाले ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेटवर्क आधारित सिस्टम ने युद्ध को अधिक तेज, सटीक और बड़ा बना दिया है। इस नए मॉडल की ताकत केवल महंगे हथियारों से नहीं, बल्कि संख्या, गति और समन्वय से तय की जाती है। ईरान युद्ध के भविष्य को पहले ही भाप गया और उसने ड्रोन और मिसाइलें बनाने पर जोर दे दिया, जिसका फायदा उसे अमेरिका के खिलाफ जंग में भी मिला, जिससे अमेरिका को पूरी ताकत झोंकने पर भी जीत से महरूम रहना पड़ा। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने बड़े पैमाने पर ड्रोन उत्पादन किया है। वो हर महीने 10,000 ड्रोन बना सकता है। अमेरिका के हमले से पहले उसने हजारों ड्रोन बना लिए थे। दावा है कि खाड़ी देशों पर करीब 4,000 ड्रोन, इजराइल पर 600 ड्रोन और अमेरिकी सेना पर 2,000 ड्रोन से हमला किया गया। 1991 में हुए खाड़ी युद्ध को आधुनिक संघर्षों का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है। सैटेलाइट तकनीक, स्टेल्थ विमान और स्मार्ट बम के इस्तेमाल ने पारंपरिक लड़ाई के तौर तरीकों में कई चीजों को बदल दिया। सटीक वार की अहमियत को और ज्यादा महसूस करवाया। साथ ही लड़ाइयां छोटी होने लगी। इन तमाम चीजों के बीच में अब जो संघर्ष हो रहे हैं उसने इन चीजों को और ज्यादा बदल दिया है। यानी लड़ाइयां अब छोटी होने के साथ साथ और ज्यादा घातक होती चली जा रही हैं और हथियारों का इस्तेमाल और ज्यादा आधुनिक तरीके से हो रहा है। इसकी एक बड़ी वजह ड्रोन है, जिससे युद्ध तेज और सटीक हो गया है। कम संसाधनों से ज्यादा नुकसान संभव हो गया है। गलतियों की गुंजाइश भी कम हो गई है, लेकिन इसने युद्ध की उम्र बढ़ा दी है। शायद यही वजह है कि महाशक्तियां भी युद्ध नहीं लड़ पा रही हैं। पहला उदाहरण रूस और दूसरा उदाहरण अमेरिका है। दोनों ही महाशक्तियों के आगे यूक्रेन और ईरान डटे हुए हैं, झुकने को तैयार नहीं है। विक्ट्री डिसाइड होगी जब तक आप बूट ऑन द ग्राउंड डाल देंगे। अभी तक मतलब ये ऊपर से टेक्नोलॉजी में इतना नहीं दे सकते। ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे अमेरिका और इजराइल कर रहा है, ईरान के ऊपर है। उनके यहाँ पर 13,000 टारगेट में अटैक भी किया था। वो कह रहे अभी तक हमारे पास 6,000 टारगेट और भी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरा आइडेंटिफाइड कर रहे हो, फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तोड़ दिया था। यो राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हमको पूरा ऑब्लिटरेट किया था। उनकी नेवल है और मिलिट्री बेसिस, बैलिस्टिक टेक्नोलॉजी, फिर भी ईरान अभी तक अटैक हो रहा है। आप जब तक आप बूट ऑन द ग्राउंड नहीं डालतेंगे, कोई जीत नहीं हो सकता है। पहले युद्ध दो देशों के बीच लड़ा जाता था, अब देशों के प्रॉक्सी भी बड़ी ताकत को चुनौती दे रहे हैं। पहले बाहरी हथियार, टैंक, फाइटर जेट, मिसाइलों के सहारे युद्ध होता था। अब ड्रोन और एआई आधारित हथियार युद्ध के मैदान में केंद्र बन चुके हैं। पहले तकनीक महंगी, सीमित देशों के पास थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। चीन अमेरिका को तकनीक में चुनौती दे रहा है। चीन भले ही युद्ध में खुलकर ईरान के समर्थन में ना उतरे हो, लेकिन दावा तो यही है कि तकनीक की मदद से ईरान को युद्ध में फायदा पहुंचाया गया है और अमेरिका और उसके दोस्तों को इसका खामियाजा भी उठाना पड़ा है। जैसे हम हिजबुल्लाह का लेबनान में और हूथी से यमन का और ईरान भी है, तो इट शोज दैट ये तो टेक्नोलॉजी में अभी तक असल में क्या है, आजकल दुनिया में, अमेरिकन में और सारी दुनिया में सिर्फ खर्चे के लिए मिलिट्री आर्म इंडस्ट्री वो ज्यादा खर्चा भी कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज कर रहे हैं पूरा पैसा देने के लिए, और ह्यूमन वेलफेयर में लिए बिल्कुल भाई काफी नुकसान हुआ। तो ईरान का युद्ध विश्व को बदलने का युद्ध साबित हो रहा है। आधुनिक युग में इस लड़ाई में ड्रोन से होने वाले हमले दुश्मन को सांस लेने तक का मौका नहीं दे रहे और वार पर वार किए जा रहे हैं। दुनिया को बदल देने वाले इस युद्ध पर भारत की भी नजर है, जो इससे सबक सीखकर अपनी तैयारियों को और पुख्ता करने में लगा है, क्योंकि हमारे सामने एक ऐसा दुश्मन है जो अमेरिका से करीबी बढ़ने के बाद हिमाकत करने लगता है। और अपनी दुश्मन भारत जो है वो झुंझलाया हुआ है, अजीब अजीब बातें करते हैं, हवास बाख्ता हुए हैं। दोबारा परेशानी की भारत ने कोशिश की, तो पहले तो 200-250 किलोमीटर तक हम गए थे, इस दफा कलकत्ते तक पहुंचा के आए।
ऑपरेशन सिंदूर में 1000 ड्रोन मिसाइलों से नाकाम हमला करने वाले पाकिस्तान की ताजा गीदड़ भभकी सांप की वजह आप समझ सकते हैं, जिससे घरेलू राजनीति भारत की छवि को एक हमलावर देश के तौर पर पेश करना शामिल है। पाकिस्तान ऐसी बयानबाजी करके ये संदेश देना चाहता है कि वो जवाबी कार्रवाई कर सकता है, लेकिन भारत भी पूरी तरीके से तैयार है। मैं याद दिलाना चाहता हूं पाकिस्तान के लोगों को कि आज के 55 ईयर्स एगो यानी 55 वर्ष पहले एक बार बंगाल को लेकर ऐसी ही नापाक हरकत हुई तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, एक पाकिस्तान रह गया और दूसरा बांग्लादेश बन गया। यदि इस प्रकार की जरूरत यदि की जाती है किसी के द्वारा भारत को लेकर तो उसके कितने टुकड़े होंगे ये ऊपर वाला ही जानता है। यूक्रेन और ईरान का एक संदेश ये भी है और वो ये है कि अब सिर्फ टैंक और तोप पैदल सेना के युद्ध नहीं जीते जा सकते, इसलिए पैदल सेना और तोपखानों के बाद अब भारतीय सेना के बख्तरबंद रेजिमेंट में अपनी अलग ड्रोन यूनिट बनाने जा रही है। इन्हें शौर्य स्क्वाड का नाम दिया गया है। इसका मकसद युद्ध में टैंकों की क्षमता बढ़ाना। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस पहल को तेजी दी गई है। इससे पहले इन्फेंट्री में आशी प्लाटून भी बनाई गई थी, जो बताता है कि भारतीय सेना ड्रोन से लैस होकर अपनी मारक क्षमता को और घातक बनाने में जुटी हुई है, क्योंकि ईरान युद्ध में जो कुछ हो रहा है उससे पूरी दुनिया बदल गई है। इजरायल और ईरान की तनातनी वर्षों पुरानी है, लेकिन अब की बार 28 फरवरी को इजरायल के साथ अमेरिका ने मिलकर युद्ध ईरान के खिलाफ छेड़ा। नेतन्याहू से ज्यादा युद्ध में ईरान की हार का दावा करने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप सामने आए। यहां तक कि बातचीत की टेबल तक भी अमेरिका ही सबसे पहले पहुंचा। लेकिन इस महायुद्ध के बाद सवाल है कि जिस इजरायल को पश्चिम एशिया में अपनी सबसे बड़ी ताकत अमेरिका मानता रहा, अपना सबसे बड़ा दोस्त ट्रंप बताते रहे, क्या ट्रंप की वजह से इजरायल का रुख, रास्ता, रणनीति अमेरिका को लेकर बदल सकते हैं? और तब क्या इस युद्ध की ये एक अलग तस्वीर बन सकती है? Protesters, they're animals, and we have to stop them, and we can't let them have a nuclear weapon. Very simple. If they want a nuclear weapon, they've been trying for a long time. I stopped them with the Obama horrible Iran nuclear deal. सारी दुनिया देख रही है कि एक ईरान ने अमेरिकी शक्ति के गुब्बारे की हवा निकाल दी। अमेरिका भले खुद को सबसे शक्तिशाली बताता है, लेकिन अपने से कई गुना कमजोर ईरान को झुका नहीं पाया। यही वो बात है जिससे दुनिया अब पहले जैसी नहीं रहेगी। इसकी वजह डोनाल्ड ट्रंप है, जिनके हाथों बेइज्जत हुए दोस्तों ने अलग रास्ता पकड़ लिया है। कनाडा जैसा अमेरिकी सहयोगी अमेरिका को दिए जाने वाले रक्षा खर्च में कटौती करने जा रहा है। कनाडा की सैन्य खरीद का लगभग 70% हिस्सा अमेरिकी कंपनियों को जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कनाडा की नीति में आया ये बदलाव भले ही अपनी नजर में ईरान युद्ध का नतीजा ना हो, लेकिन ये दुनिया में आ रहे बदलाव का प्रतीक जरूर है, जिसमें ईरान युद्ध ने उम्मीद से ज्यादा तेजी ला दी है, क्योंकि दुनिया देख रही है कि ईरान ट्रंप की भी नहीं सुन रहा है। The boats are sailing up and heading out to our country. Big, beautiful tankers, and we're loading them up with oil and gas and everything else, and it's a pretty beautiful thing to see. ट्रंप ने खुशी ईरानी नौसेना की धमकियों के बावजूद अमेरिकी वॉरशिप के हॉर्मुज पार करने की खबर के बाद जताई। जंग शुरू होने के बाद ऐसा पहली बार हो रहा था, लेकिन फोर्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरानी सेना ने अमेरिकी जहाज को हॉर्मुज स्ट्रेट से वापस लौटा दिया। ईरान की सेना ने इस जहाज की गतिविधियों पर नजर रखी और इसकी जानकारी पाकिस्तान में मौजूद प्रतिनिधिमंडल को दी। इसके बाद ईरानी टीम ने पाकिस्तानी मध्यस्थ के जरिए तुरंत अमेरिका को मैसेज भेजा और चेतावनी दी कि अगर ये जहाज हॉर्मुज के करीब आया तो उस पर हमला किया जाएगा। यहाँ तक कहा गया कि अगर जहाज आगे बढ़ा तो 30 मिनट के भीतर उसे निशाना बनाया जाएगा और इसका असर अमेरिका ईरान बातचीत पर भी पड़ेगा। बताया गया कि सेना की सख्त प्रतिक्रिया और बातचीत टीम की चेतावनी के बाद अमेरिकी वॉरशिप को आगे बढ़ने से रोकने का फैसला किया गया। ये उस पश्चिम एशिया में हुआ जहां अमेरिका के कई सैन्य अड्डे हैं। कभी दबदबा था। पश्चिम एशिया में पिछले कुछ दशकों में सीधे युद्ध नहीं होते थे,
देश अपने अपने समर्थक संगठनों से लड़ते थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। 28 फरवरी से पहले पश्चिम एशिया की स्थिरता 3 चीजों पर टिकी थी। पहली, अमेरिकी ताकत और दबदबा, जो अब पहले जैसा नहीं रहा। इतनी बड़ी शक्ति होने के बावजूद अमेरिका ईरान को झुकाने में नाकाम रहा। इससे अमेरिकी विश्वसनीयता सवालों में है। पश्चिम एशिया की स्थिरता की दूसरी वजह ऊर्जा सुरक्षा थी, जो हॉर्मुज पर ईरान के कंट्रोल से खतरे में है, जो दुनिया में कारोबार का सबसे बड़ा रास्ता है। अब वो तनाव का केंद्र है। दुनिया में तेल संकट की वजह है। पश्चिम एशिया की स्थिरता की तीसरी वजह भी खतरे में है। क्षेत्रीय गठबंधन अब टूट रहे हैं। कई देश अब सिर्फ अमेरिका पर निर्भर होने से कतरा रहे हैं, विकल्प तलाश रहे हैं, जिससे ये अब दुनिया में बहुध्रुवीय शक्तियों का केंद्र बनेगा। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही लड़ाई केवल इन 3 देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने पूरे पश्चिम एशिया और साथ ही दुनिया के एक बड़े इलाके के लिए राजनीति और सुरक्षा की व्यवस्था को बदल दिया है। इसे एक नए वैश्विक दौर की नई इबारत के तौर पर भी देखा जा रहा है। कई जानकारों का मानना है कि ये अमेरिकी एकाधिकार के अवसान का संकेत है और साथ ही दुनिया में ईरान जैसी क्षेत्रीय शक्तियों के उभार का भी प्रतीक। पश्चिम एशिया में अमेरिकी एकाधिकार को तोड़ने में चीन भले ही खुलकर सामने न आ रहा हो, लेकिन जिस तरह से उसने ईरान की जंग में चोरी छिपे मदद की है, उससे काफी कुछ उसके अंदाजे का पता लगता है। इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता विफल होने के दौरान ही चीन को लेकर एक बड़ी खबर आई। अमेरिकी खुफिया सूत्रों ने बताया कि चीन आने वाले कुछ हफ्तों में ईरान को नए एयर डिफेंस सिस्टम देने की तैयारी कर रहा है। CNN से बात करने वाले 2 सूत्रों ने बताया कि संकेत मिले हैं कि बीजिंग इन हथियारों की खेप को तीसरे देशों के रास्ते भेजने पर काम कर रहा है, ताकि उनकी असली उत्पत्ति छिपाई जा सके। चीन जिन सिस्टम को ईरान को देने की तैयारी कर रहा है, वो कंधे से दागे जाने वाले हवा रोधी मिसाइल सिस्टम है, जिन्हें मैनपैड्स कहा जाता है। चीन के इस नए हथियार से कम ऊंचाई पर उड़ने वाले अमेरिकी सैन्य विमानों को बड़ा खतरा हो सकता है। चीन की तरफ से ये खबर तब आई जब इसी हफ्ते उसने ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर में मध्यस्थता करने का दावा किया था। लेकिन अमेरिका को डर ये है कि अगर दोबारा जंग शुरू हुई तो फिर चीन के ये हथियार उसके लिए खतरा बन सकते हैं। इसलिए चीन को ट्रंप की तरफ से सीधी धमकी दी गई। If China does that, China's going to have big problems, okay? ट्रंप भले ही चीन को धमकी दे, लेकिन हकीकत यह है कि युद्ध के दौरान चीन की तरफ से ईरान को हथियार भेजे जाने के दावे होते रहे। इस तरह की रिपोर्ट को अमेरिका की तरफ से युद्ध छेड़ने जैसा तक बताया, लेकिन अमेरिका ने किया कुछ नहीं। ये बात पश्चिम एशिया के देश जो अमेरिका पर सुरक्षा के लिए निर्भर है, वो कई विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। सऊदी अरब का ही उदाहरण लीजिए, जिसने हॉर्मुज का विकल्प खोजने का प्लान तैयार कर लिया है, क्योंकि ट्रंप की धमकियों का ईरान पर कुछ असर नहीं हो रहा। अमेरिका इजराइल के हमलों के बाद ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किए जाने से गहराए तेल और गैस के संकट को देखते हुए सऊदी अरब ने बड़ा फैसला किया है। उसने 5 नए लॉजिस्टिक रूट्स लॉन्च करने का ऐलान किया है। रेल और रोड के ये नए रूट न सिर्फ सऊदी अरब को बल्कि कुवैत, यूएई, कतर और बहरीन को भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर निर्भरता कम करने में मददगार साबित होंगे। सऊदी अरब अपनी तेल की सप्लाई करने के लिए फारस की खाड़ी पर पूरी तरह निर्भर नहीं है। उसके पास लाल सागर का रास्ता भी है, जो हॉर्मुज से होकर नहीं जाता। इसके जरिए तेल और गैस की सप्लाई दुनिया तक पहुंच सकता है। हालांकि इसके लिए उसे हूती की चुनौतियों से दो चार होना पड़ सकता है। लेकिन अमेरिकी दबदबा कम होने के चलते सऊदी अरब ने विकल्पों पर विचार करना शुरू कर दिया है। वेस्ट एशिया का जो युद्ध है, ये एक ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर को कास्ट करेगा जिसमें मल्टीपोलर वर्ल्ड होगा। ईरान एक ऐसी खाड़ी की ताकत उभर के आ रहा है जो अमेरिका के वर्चस्व को खत्म करेगा। चीन इसमें ईरान का प्रोत्साहन देके अमेरिका का जो बल है या उसकी स्टैंडिंग है उसको कम करने की कोशिश कर। तो ईरान ने पूरी दुनिया का गणित बदल दिया है। युद्ध करने का तरीका बदलने से सवालिया निशान लगा दिया है। आज तक ब्यूरो। आज युद्ध का कोई फिक्स सिस्टम नहीं है, न ही कोई ऐसा ठोस सिद्धांत है जिस पर हम आंख मूंद कर भरोसा कर सके। इसीलिए पहले से ज्यादा सतर्कता और तैयारी वक्त की मांग है। ट्रंप के शासन के अभी 3 साल बाकी हैं और हमें इस दौरान सावधानी से आगे बढ़ना है। पश्चिम एशिया को लेकर भले ही हमने चुप रहकर सबसे समझदारी का काम किया हो, लेकिन ऊर्जा के लिए इस क्षेत्र में भारत के लिए क्या मौके हैं? इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत करवाकर पाकिस्तान के पैर जमीन पर नहीं है।
अमेरिका से करीबी आसिम मुनीर के कपड़ों तक से समझी जा सकती है, जो वेंस का स्वागत करने सूट पहनकर आए। वहीं जब वो ईरान के प्रतिनिधि मंडल का स्वागत करने एयरपोर्ट आए तो वर्दी में थे। इस्लामाबाद में भले ही अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फेल हुई हो, लेकिन इसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने करना शुरू कर दिया है। ये बातचीत आयोजित करवाकर पाकिस्तान खुद को पश्चिम एशिया का बड़ा खिलाड़ी बता रहा है, लेकिन भारत के लिहाज से पाकिस्तान ने जो इसके अलावा किया है वो काफी अहम है। जिस वक्त पाकिस्तान शांति वार्ता आयोजित कर रहा था, तभी सऊदी अरब से बड़ी खबर आई। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पाकिस्तान से एक सैन्य टुकड़ी किंग अब्दुल अजीज एयरबेस पर पहुंच गई है। शनिवार को सऊदी रक्षा मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक ये तैनाती दोनों भाई देशों के बीच साइन किए गए ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट के तहत हुई है। बयान में आगे कहा गया है कि पाकिस्तानी टुकड़ी में पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर और सपोर्ट एयरक्राफ्ट शामिल है, जिसका मकसद दोनों देशों की आर्म्ड फोर्स के बीच संयुक्त सैन्य समन्वय को मजबूत करना है। लेकिन इसके बाद जो बयान में कहा गया वो काफी अहम है। इस सैन्य तैनाती का मकसद ऑपरेशनल रेडीनेस का स्टैंडर्ड बढ़ाना और रीजनल और इंटरनेशनल लेवल पर शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देने में सहयोग देना है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने पिछले साल सितंबर में सैन्य समझौता किया था, जिसके तहत किसी भी देश के खिलाफ बाहरी हमला दोनों देशों के खिलाफ हमला माना जाएगा। अब सवाल यह है कि जब अमेरिका और ईरान पाकिस्तान में बैठकर शांति का रास्ता खोज रहे थे, तब पाकिस्तान ने अपनी सैन्य टुकड़ी और F-16 सऊदी अरब क्यों भेजे? इस कार्रवाई की टाइमिंग भी काफी अहम है, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इजरायल को मानवता के लिए धब्बा और कैंसर राष्ट्र बताते हुए हमला बोला था। ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर लिखा, इजरायल शैतान है और मानवता पर धब्बा है। जहां इस्लामाबाद में शांति की बातें हो रही हैं, वहां वो लेबनान में जनसंहार कर रहा है। पहले वो गाजा में निर्दोष लोगों को मार रहा था और अब लेबनान में यही कर रहा है। उसका खून खराबा बेरोक-टोक जारी है। जिन लोगों ने यूरोपीय यहूदियों से छुटकारा पाने के लिए फिलिस्तीनियों की जमीन पर इस कैंसर नुमा देश को बनाया है, वो जहन्नुम में जलें। पाकिस्तान को इजरायल फूटी आंख नहीं सुहाता। यही वजह है कि पाकिस्तान ने इजरायल को आज तक मान्यता नहीं दी। ख्वाजा आसिफ का बयान सिर्फ याद दिलाता है कि पाकिस्तान इजरायल से कितनी नफरत करता है। लेकिन इसके तुरंत बाद पाकिस्तान का सऊदी अरब में सेना तैनात करना काफी कुछ कहता है, क्योंकि पिछले साल इस समझौते के ऐलान के पीछे भी इजरायल की ही एक कार्रवाई थी। कतर पर इजरायल ने पिछले साल हमला किया था। जिस तरह अमेरिकी सहयोगी होने के बावजूद इजरायल ने कतर को निशाना बनाया, उससे सवाल उठे कि पश्चिम एशिया में अमेरिकी खेमे में होना भी इजरायल से नहीं बचा जा सकता। इसीलिए सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान के साथ किए गए समझौते को इजरायल के खिलाफ सुरक्षा पुख्ता करने के कदम के तौर पर लिया गया। लेकिन ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तानी टुकड़ी की तैनाती काफी कुछ कहती है। ये बताती है कि पश्चिम एशिया में सऊदी अरब जैसे देश अपनी सुरक्षा को लेकर कितने परेशान हो चुके हैं और अमेरिका पर भरोसा करना नहीं चाहते। इसकी एक बड़ी वजह ट्रंप भी है, जो खुलेआम सऊदी क्राउन प्रिंस का मजाक उड़ा चुके हैं। He didn't think this was going to happen. He didn't think he'd be kissing my. He really didn't. He thought he'd be. इस्लामाबाद में बातचीत जिस तरह से नाकाम हुई है, ऐसी स्थिति में एक बार फिर युद्ध की आशंका बढ़ गई है। ऐसे में सवाल यह है कि अगर जंग फिर शुरू होती है तो पाकिस्तान क्या करेगा? क्या पाकिस्तान अब सऊदी अरब का साथ देते हुए ईरान पर हमला करने के लिए मजबूर होगा? पाकिस्तान में इस फैसले की आलोचना हो रही है। पाकिस्तानी पत्रकार मोईद पीरजादा ने लिखा है, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुआ आपसी रक्षा समझौता असल में किराए के रिश्ते के लिए इस्तेमाल किया गया एक बेतुका नाम है। पाकिस्तान के सऊदी अरब के करीब जाने की एक बड़ी वजह है यूएई, जो पाकिस्तान से नाराज है और उसने पाकिस्तान को फौरन कर्ज लौटाने को कहा है। सऊदी अरब के लिए सेना उतारकर पाकिस्तान की कोशिश इसके बदले में तेल के भुगतान में देरी, क्रेडिट सुविधाएं और सऊदी में रहने वाले पाकिस्तानियों की तरफ से भेजी जाने वाली रकम को आसान बनाना हो सकता है। ये ठीक उसी तरह के किराए के रिश्ते वाले पैटर्न में फिट बैठता है, जिसके लिए पाकिस्तान हमेशा से बदनाम रहा है।
आर्थिक और सैन्य मदद के बदले अपनी संप्रभुता गिरवी रखकर पाकिस्तान भारत के लिए परेशानी खड़ा करता रहा है। इसीलिए उसकी तरफ से चला गया ये दाव भारत के लिहाज से भी काफी अहम है, क्योंकि हमारे हित खाड़ी के देशों के साथ जुड़े हुए हैं। ईरान हो या इजराइल, भारत के दोनों ही देशों के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। इतना ही नहीं, पश्चिम एशिया का ये पूरा इलाका भारत के लिए आर्थिक और सामरिक तौर पर खासी अहमियत रखता है। खाड़ी के देशों में भारत के करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोग कामकाज के सिलसिले में मौजूद हैं। इसके अलावा भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी ये इलाका खासी अहमियत रखता है, महत्व रखता है। भारत के कारोबारी आंकड़ों को भी यदि आप देखें तो अमेरिका के बाद भारत का सबसे ज्यादा निर्यात किसी एक देश को होता है तो वो संयुक्त अरब अमीरात है, जो इसी पश्चिम एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है। यही वजह है कि कई जानकारों का मानना है कि पश्चिम एशिया में होने वाले बदलावों के प्रति भारत को ज्यादा सचेत रहने की भी जरूरत है और साथ ही इस क्षेत्र के अंदर अपनी कूटनीति को ज्यादा डायनामिक बनाने और उसे धार देने की भी जरूरत है। महायुद्ध के 39 दिन में जब तक बम बारूद मिसाइल चलते रहे, हजारों लोगों की जान गई और जो बम से बचे भी उन्हें बारूदी हवा झेलने नहीं देने वाली। दावा है कि पश्चिम एशिया में चले अब तक के युद्ध की वजह से रोज 3.6 लाख मीट्रिक टन कार्बन हवा में घुलता रहा। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि पूरे युद्ध के दौरान अब तक कुल 1.4 करोड़ मीट्रिक टन कार्बन हवा में घुल चुका है। यह इतना कार्बन है जो जमैका या ट्यूनीशिया जैसे छोटे देश साल भर में छोड़ते हैं। चिंता की बात यह भी है कि जो हमले की वजह से 40,000 से ज्यादा इमारतें ईरान, लेबनान, इजराइल या खाड़ी देश में नष्ट हुई, उनसे एस्बेस्टस, धूल, पारा, सीसा जैसे खतरनाक कण हवा में घुले हैं जो कैंसर तक फैलाते हैं। सबसे ज्यादा कार्बन पश्चिम एशिया की हवा में ध्वस्त घर और इमारतों के गिरने के बाद फैलने का दावा है। इसके बाद नष्ट तेल रिफाइनरियों से निकले धुएं ने हवा में जहर फैलाया है और फिर सैन्य अभियान के कारण दावा है कार्बन उत्सर्जन हुआ है, जबकि मिसाइल हमले से चौथे नंबर पर हवा में जहर घुला है। इन सबसे दावा है कि पीढ़ियां प्रभावित होंगी। महायुद्ध रोकने वाली महावार्ता हुई नाकाम। ना अमेरिका रुका, ना झुका ईरान। बात से बनेगी बात या फिर मचेगा कोहराम। ईरान युद्ध में मिसाइलों का शोर किसी तरह थम जाए, ऐसी उम्मीद दुनिया ने अमेरिका ईरान की बातचीत से लगा रखी थी। हजारों मील दूर से अमेरिकी उपराष्ट्रपतियों और पड़ोस से भारी भरकम दल लेकर ईरान वाले भी आए। मेल मुलाकात हुई, 2 बात हुई, लेकिन आखिरकार बात नहीं बन सकी। उम्मीद थी कि सीज फायर हमेशा हमेशा बने रहने के लिए शायद अमेरिका और ईरान एक मत हो जाएंगे, लेकिन एक दूसरे पर आरोप जड़कर दोनों ने 21 घंटे की बातचीत को बिना किसी मुकाम तक पहुंचने से पहले खत्म करने का ऐलान कर दिया। अमेरिका ने इसकी तोहमत ईरान पर मढ़ दी है। वॉशिंगटन रवाना होने से पहले जेडी वेंस ने साफ साफ कहा कि ईरान ने हमारी शर्तें नहीं मानी, लिहाजा बातचीत की नाकामी का जिम्मेदार भी वही है। वहीं ईरान की तरफ से कहा गया कि अमेरिका उनका भरोसा जीतने में नाकाम रहा। ईरान की नाराजगी की एक बड़ी वजह लेबनान में हो रही इजरायली कार्रवाई है। इजरायल लगातार हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान में कार्रवाई कर रहा है। ईरान की मांग है कि इसे तुरंत रोका जाए। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर में भी इसका जिक्र था, लेकिन इजरायल के आगे अमेरिका ने किसी की नहीं सुनी। वार्ता भले ही बेनतीजा रही हो, लेकिन नेतन्याहू रुकने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि वो अपने मकसद को पाए बगैर नहीं थमेंगे। इजरायल ने जिस तरह से गाजा में हमास को साफ किया, अब उसका मकसद लेबनान से हिजबुल्लाह का खात्मा करना है। इसके लिए उसकी सेना हवाई हमले से लेकर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर छापे मार रही है। ईरान के दबाव को देखते हुए एक बार लगा था कि अमेरिका नेतन्याहू को रुकने के लिए कहें। ट्रंप की तरफ से ऑपरेशन रोकने की बात भी आई, लेकिन नेतन्याहू की सेना अपने काम पर लगी रही और उसने हिजबुल्लाह को सांस लेने तक का मौका नहीं दिया। पश्चिम एशिया में ईरान जिस तरह से मजबूत होकर उभरा है, अमेरिकी हमले भी उसे झुकाने में कामयाब नहीं रहे। उसने अमेरिका के सामने भी चुनौती खड़ी कर दी है, क्योंकि इस क्षेत्र की सुरक्षा अब उसके लिए और अहम हो गई है। वरना ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से यह क्षेत्र उसके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए उसके लिए इजरायल की अहमियत पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। लेबनान में इजरायल की लगातार बमबारी बता रही है कि अमेरिकी दबाव भी नेतन्याहू के आगे बेअसर है।
या फिर ये अमेरिका और इजराइल की रणनीति का हिस्सा है। वजह चाहे जो हो, लेकिन इसने साबित कर दिया है कि पश्चिम एशिया में इजराइल के आगे अमेरिका किसी की नहीं सुनेगा, भले ही कोई कुछ भी कहे।